बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद है इब्न सहरा साहब, सीनियर तज़किया निगार हैं। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से जो है वो कल एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई और बड़े सख्त अल्फाज भी थे और 9 मई के हवाले से उन्होंने जो बातें की वो भी बड़ी एक उनके ज़रिए पैगाम भी दिया कि माफ़ी नहीं होने वाली किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, एक आम कारकुन हो, एक चाहे वो रिटायर्ड फ़ौजी हो। तो उसके बाद क्या हालात होंगे और ख़ुसूसी तौर पे जो सवात के हवाले से इस वक़्त अमन-ओ-अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई, इस हवाले से उन्होंने ब्रीफ़ किया। जानते हैं अपनी सर साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले बात करते हैं 9 मई के हवाले से कि उन्होंने बड़ा कल वाज़ेह पैगाम दिया है कि 9 मई अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का जो है वो मुकदमा है और किसी को सज़ा नहीं, जो माफ़ी जो है वो नहीं दी जाएगी और सज़ाएँ तो होंगी। और फिर जब उन्होंने ये भी साथ कहा कि कहते थे कि 9 मई में जो है वो एजेंसियों के लोग थे, फिर तो इन्हें खुश होना चाहिए। ये बड़ा एक पैगाम उन्होंने दिया है और ये सवाल भी उठता था कि जब आप कह रहे थे कि ये एजेंसियों के लोग हैं और ये जनाब उन्होंने अपने लोग प्लांटेड किए ताकि फ़साद हो, और फिर जब सज़ाएँ हो रही हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए था कि आप उल्टा अदालतों में जाने की बातें कर रहे हैं। जी, डीजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये अफ़वाज का नहीं, ये अवाम, रियासत और उसके इदारों का उस पर हमला था 9 हुँ, मई। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, सोचने की भी इवन। अब मैं आपको ये बताऊँ कि 91 मिनटों पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी साहब की और उसमें 23 मिनट उन्होंने सिर्फ़ वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए रखे और बाकी सवालात के जवाब दिए। इसकी 9 मई की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे उनका मेन फोकस था वो था अफगानिस्तान में घुस के मारना। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल, तदब्बुर और सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन रियासत का सब्र जवाब दे गया क्योंकि बिल्कुल। इसमें सर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो थे उन्होंने भी कल बड़ा अहम बयान दिया कि हिकमत अमली बनाई जाए और दोहरा मेयार ना अपनाया जाए। हम मुतालबा करते हैं, आप हमारे बरादर ममालिक हैं, बल्कि आपके जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया आपके मुज़ाकरात के अंदर, उस वक़्त की हुकूमत ने। और फिर एक मुतालबा है कि भई आपके इलाकों से कंट्रोल हो रहे हैं वो लोग और हमले पाकिस्तान पे हो रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के हमें ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कल ये आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं। डीजी साहब ने 2021 का जिक्र किया। उस साल उस वक्त की जो रिजीम थी, उन्होंने वजीर आजम और हुकूमत ने तालिबान को लाकर बसाने का यानी इंदिया दिया और उस पर अमल भी हुआ। वजीर आजम पर सारा मलबा इसलिए डाला जा सकता है इस फैसले का, क्योंकि वो वजीर आजम थे, हुँ, आखिरी फैसला उनका था। ठीक है, अगर अगर वो उससे इख्तलाफ करते तो वो रिजाइन करके चले जाते। हुँ, ठीक है, उन्हें किसी ने नहीं रोका था। लेकिन इमरान खान के बारे में ये मशहूर है कि वो गुड तालिबान बैड तालिबान में तखसीस करते हैं। ठीक है, अब कोई ये कहे कि नहीं जी, इसमें ये जो थे डीजी उस वक्त के आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो इसमें इन्वॉल्व थे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जिम्मेदारी जो है वो वजीर आजम की होती है। और इसमें इस वाक्य को भी मैं आपको याद करा दूं, सरीना काबुल होटल में किसने जाकर कॉफी पी थी? हुँ, जनरल फैज ने पी थी। जनरल फैज़ और साहब। जब अमेरिका वहां से दुम दबाकर ही भाग रहा था, ये कहना चाहिए मुहावरतन, तो उस वक्त किसने कहा था कि तालिबान ने अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी? ये हुँ, आपके प्राइम मिनिस्टर का बयान है। और उस वक्त ये बात उस वक्त इतनी चुभी थी अमेरिकन को, वो तो खुद मलबा डालने के लिए तैयार थे किसी ना किसी पर, वो तो ढूंढ रहे थे बंदे को। लेकिन हमारे जो वजीर आजम हैं उस वक्त के, उन्होंने उड़ता तीर बगल में ले लिया कि नहीं जी, हुँ। आओ, मैं सामने खड़ा हूं, मुझे मुझे निशाना बनाओ। वही आ बैल मुझे मार वाली सारी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल। रही। एक बात 2014 के धरने के हवाले से भी डीजी साहब ने कही, तो उधर भी
धरनों को कौन लाने वाला था? उस वक्त की हुकूमत जो नवाज शरीफ की थी, उनका सारों का ये था कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। ना इमरान खान उस तादाद में लोग ले आए, और वो रोज रात को जो तकरीर करते थे, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। अब उन्हें भी कटहरे में लाना चाहिए, और फिर हम 2014 तक क्यों पाबंद रहे? हम 2011 में भी वो करें। 2011 का जो फकीदुल मिसाल जलसा मीनार पाकिस्तान मीनार पर हुआ, पाकिस्तान हुआ, वो उस वो जलसा किसने जिसमें जनरल शुजा पाशा, जनरल शुजा उनका पाशा, उनका भी, जनरल, इनको सारों को कटहरे में लाएं। ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए डीजी साहब। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 नहीं, फिर 2011 की बात की जाए, जब इमरान खान उससे पहले एक सीट मियाँ वाली की जीते थे, उसके बाद फिर ऐसा छाए कि क्योंकि बाकायदा तौर पे स्पोर्ट हासिल थी, और फिर ये स्पोर्ट 2021 तक इनको जो है वो हासिल रही, फिर 22, फिर 23 में जाके कुछ मामला जो है वो ख़राब भी हुए, फिर जो है मामला इनके हाथ से निकल गए, जिसके बाद फिर इमरान खान बाकायदा तौर पर रोड्स के ऊपर आ गए, और फिर नाम लेकर जो पहले इनके लिए एक पेज पे थे, फिर जो कौम के बाप इन्होंने करार दे दिया अपना, और उसके बाद फिर ऐसा उनके मुखालिफ हुए कि फिर मीर जाफर, मीर सादिक जैसे जो है जानवर, जानवर, और फिर इस तरह के उनको जो है, उसके बाद फिर तहरीक चली, जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको खिलाफ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया, और सबसे इंतहाई अफसोसनाक बात, आपको याद होगा कि एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें हमारे ब्रिगेडियर सरफराज जी जो जी थे जी, सरफराज। वो शहीद हुए, तो उनके ऊपर बाकायदा तौर पे उन शहादतों का मजाक बनाया गया। जी सर, ये तो बात धरनों की चल रही थी। कल डीजी साहब ने जो 2024 27 नवंबर के वाकयात हैं उनके हवाले से भी बड़ी एक अहम बात की कि ये नाकाम जलसा था, नाकाम एहतजाज था, उसका मलबा जो है किसी न किसी पर डालने के लिए इन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि गोली चली और शहादतें हुई और कारकुन हलाक हुए। भई, आप रियासत को मफाद में बात करेंगे तो रियासत आपके खिलाफ होगी। अगर आप रियासत से पहले सियासत को देखेंगे तो फिर कोई नहीं है। और देखें जो जवान शहीद हुए रेंजर्स के, वो किन्होंने किए? वो ये भी एक बड़ा अहम सवाल था जिसका कल उन्होंने बाकायदा तौर पे एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब दिया। देखें, शहादत तो किसी एक पाकिस्तानी की भी, वो कुरान मजीद की आयत है कि एक इंसान की जान व एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल गर्दाना जाता है। ठीक है, ये इन्होंने पीटीआई वालों ने कभी कहा 278, कभी 100, कभी 150, यानी जितने मुंह उतनी बातें थी। यानी जिसके मुंह में जो फिगर आया उस वक्त, उसके जहन पर नक्श था, वो उसने वो बता दिया। और फिर ये सोशल मीडिया पर इतना रत्बो याबस था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जी ये वो उन्होंने फौरी तौर पर इतनी लाशें थी, उनको उन पर तेजाब डालकर ड्रमों में वो करके और मारगिला की पहाड़ियों में वो फेंक दिया, वो और पता नहीं क्या कर लाल दिया। मस्जिद वाले वाकयात के साथ के जी, लाल मस्जिद में भी ये केमिकल इस्तेमाल हुआ जो जी हड्डियां गिला देता है, जी जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल मामला थे। बिल्कुल। लेकिन ये देखें, असल में जब आप ये एक कहावत है कि जब आपको सच का पता हो ना, फिर आपको झूठ सुनने में बड़ा लुत्फ आता है। हम्म। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जितनी भी वो क्लेम करते हैं, ना इसमें हुकूमत पूरी तरह सच बोल रही है, ना पीटीआई बोल रही है। हुकूमत कहती है कि एक भी वो बंदा नहीं जहाँ बहक हुआ, और ये सैकड़ों में तकरीबन 250 के लगभग तादाद आखिरी दो जो सौ निकली, अठहत्तर 278। 278 वो कहते हैं। और पिम्स में अगर जाएं तो उधर वो हिसाब किताब ही नहीं मिलता, बल्कि जो उस वक्त 26 नवंबर या उन्हीं दिनों में जो बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, बीबीसी की रिपोर्ट को भी हुकूमत ने कंडेम किया कि आपने बगैर तस्दीक के, और जी ये डॉक्टर का बयान है, और उन्होंने ना बताने की शर्त पर, शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर, ये कहा कि हाँ जी इधर इतने लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, मरहम पट्टियां हमारे पास खत्म हो गई, और बगैर बेहोश किए हम उनका इलाज कर रहे हैं, और लाशों के अंबार खुदा न खास्ता इधर ढेर हैं। तो इस हवाले से यहाँ ये तदब्बुर, तहम्मुल,
ٹھیک ہے، صبر ضبط اس کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اور جو 26 نومبر کے واقعات ہیں وہ واقعی بہت یعنی اس پر تشویش، اور فوج نے تو اس کو، کل میں جاوید لطیف کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انہی کا یہ 9 نومبر اور 9 مئی اور 26 جو نومبر ہے وہ واقعات میں مماثلت ہے، یعنی اس کی گریوٹی اور انٹینسٹی اتنی ہی ہے جتنی 9 مئی کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں گی؟ دیکھیں، وہ اس وقت تک تو جو فوٹیجز حاصل ہوئی ہیں، جو اس وقت وہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کی بنا پر تو وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں جو کیل لگے ڈنڈے لے کر آئے، آتشی اسلحہ لے کے آئے. ٹھیک ہے، اور افغانی تھے اور اصل میں وہ ہی ملوث ہے. میں جو آپ نے بات کی ہے، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہاں بھی افغانستان سے ہی زیادہ تر لوگ آئے تھے اور وہی ٹرینڈ تھے، ان کو اسلحہ چلانے میں بھی. اور جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ آنسو گیس کے شیل کو جس طرح سے انہوں نے ڈائیورٹ کیا اس کے دھوئیں کو، اور جس طرح سے انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا. آنسو گیس کے شیل وہ کے پی کے حکومت کے بھی ہم نے دیکھے، باقاعدہ طور پہ شیلز جو تھے وہ پھر وہاں سے استعمال کیے جاتے تھے. جو ہماری فورسز تھی ان کے اوپر، جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو دیکھ رہی تھی، ان کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی. فوٹیجز میں بھی دیکھا گیا کہ آنسو گیس کے شیل ان کے اوپر بھی برسائے جا رہے تھے، جو ان کو روکنا چاہ رہے تھے فورسز تھی، وہ بیچارے خود بھاگ رہے تھے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں، آخر میں یہی بات میں کرنا چاہوں گا، دست بدستہ اپیل ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جو بھی ہے تدبر کا مظاہرہ کریں. خاص طور پر جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ چونکہ طاقت میں ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو بھولے بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور جو بھی یہ تقاریر کے زیر اثر یا سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کر جنہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، وہ نہ صرف ناسمجھ تھے، وہ کم عمر تھے، اور انہیں ابھی شعور نہیں تھا زندگی کا کہ وہ کس طرح گزارنی ہے. تو یہ 9 مئی کے حوالے سے جو ملزمان کو سزائیں دی ہیں، اس میں بھی میں آخر میں یہی اپیل کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ آپ بڑے ہیں، آپ نے سزائیں دے دیں، ٹھیک ہے، اور انہیں لیسن مل گیا. وہ کم و بیش 2 سال جیل میں بھی رہ گئے، اب انہیں سزائیں آپ نے اناؤنس کر دی ہیں. اب مہربانی کر کے از راہ کرم انہیں چیف آف آرمی اسٹاف عام معافی کا اعلان کریں، اور اس سے اتنا خوبصورت جیسچر جائے گا عوام اور افواج کے سر. درمیان. سوال، آپ نے عام معافی کی بات کی، اگر چیف آف آرمی اسٹاف عام معافی کی بات کریں گے تو ایک سوال بڑا جو ہے وہ اٹھے گا. اپنے لوگ تھے تو ان کو پہلے سزائیں سنا دی، پھر انہیں معاف کر دیا، یہ بڑا ایک جائے گا. آپ کے مطابق اگر وہ کر دیں جسر تو اچھا جائے گا، لیکن اس کو نیگیٹو دیکھ لیں کہ کس طرح سے کمپین چلائے گی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ان کے اپنے لوگ پلانٹین ہیں جنہوں نے یہ 9 مئی کیا، اب ان کو سزائیں سنا دی، ہمدردیاں جو ہیں وہ یہاں سے بھی صاف ہو گئے اور پھر معاف بھی کر دیا اور ہمدردیاں بھی حاصل کر لی. پروپیگنڈا جتنا بھی فضول اور منفی قسم کا ہو، حقائق سے تو کوئی نہیں صرف نظر کر سکتا نا. وہاں عمران خان کے بھانجے سے لے کر اور دوسرے سارے سامنے ہیں. یہ بڑا ایک سوال ہے. وہ ان کے شناختی کارڈ ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے خاندان یہاں ہنستے بستے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سارے جتنے بھی 65 یا اس سے پہلے جو 25 لوگوں کو وہ تھی، آپ دیکھیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ رشتہ بالکل ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس پروپیگنڈے کو جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ پھر یہ پروپیگنڈا کریں گے، لیکن حقائق عوام دیکھیں، عوام نہیں اس بائی کرے گی اس پروپیگنڈے کو، کیونکہ پتہ ہے وہ میرے آپ کے بھائی بزرگ اور لوگ ہیں. اس لیے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف انہیں عام معافی کا اعلان کرے،
انہیں بہت لیسن مل چکا ہے. ہاں ان میں بہت زیادہ خاص طور پر جو 2 فوجیوں کو بھی سزا ہوئی ہے, گروپ کیپٹن ہے اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر, بے شک ان کے لیے کوئی معافی نہ ہو, کیونکہ وہ تو انہوں نے تو وہ تو زیادہ قصوروار ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی ایک تو ان کو نہیں معاف کرنا چاہیے, ایک جنہوں نے جو انسائیڈر تھے, جنہوں نے پروووک کیا کہ ہاں جی آپ آئیں اندر سے ہم تیار ہیں وہ لنکا ڈھانے کے لیے, خدا نخواستہ. ٹھیک ہے, تو اسی بات پہ میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو دل بڑا کرنا چاہیے اور ان کو اپنے بیٹے بھائی سمجھ کر ان کو معاف کر دینا چاہیے. اس سے بہت اچھا اکراس دا کنٹری بہت زبردست وہ میسج جائے گا, اور اس سے جو بھگوڑے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے, ان کا زور ٹوٹے گا اور عوام کا اور جو یہ رشتہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی ہی اہم بات کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے کہ اب ان کو معاف کر دیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اور اسی امید کے ساتھ کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.